भारत के गुजरात की धरती पर गुजराती मां की कोख से पैदा हुए ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने पूरे भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करने का काम किया है, ऐसे यशस्वी श्री नरेंद्र भाई, भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष, राज्यसभा की सांसद सुश्री स्मृति ईरानी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो नए अभी राष्ट्रीय महासचिव बने, जो इस समय सारे झंझावातों को पूरी दिलेरी के साथ झेलने का काम कर रहे हैं, ऐसे श्री अमित भाई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम भाई जी रूपाला, भारतीय जनता पार्टी के सह राष्ट्रीय महासचिव संगठन श्री सतीश जी, श्री सुरेंद्र काकाजी पटेल, श्री राजेंद्र सिंह जी राणा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्री श्रीमती आनंदीबेन जी पटेल, यह हमारी गुजरात सरकार की मंत्री, श्री नितिन भाई पटेल, मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य, और श्री नरहरि भाई अमीन, जिन्होंने कुछ दिनों पहले कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है, और वहीं पर उनके सुपुत्र श्री विठुल राय रादडीना जी, अच्छा विठल भाई जी रादड़िया, इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है। और इस सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, यह मैं अद्भुत दृश्य अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो एक बार मैं शीश झुकाकर जहां पर इस स्टेडियम में मौजूद सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वहीं पर गुजरात के सभी बहनों भाइयों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय सह महामंत्री संगठन श्री सतीश जी ने टेलीफोन मुझे किया और यह कहा कि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको सबसे अंत में विचार व्यक्त करना। बहनों भाइयों, मैंने कहा कि मैं निश्चित रूप से पार्टी का अध्यक्ष हूं, यह जिम्मेदारी इस हिंदुस्तान के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर डाली है, लेकिन मैं इस सच्चाई को नकार नहीं सकता और लोकतंत्र का भी यही सम्मान होगा कि इस समय हमारे हिंदुस्तान का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यदि कोई है तो वह गुजरात के मुख्यमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई हैं। इसलिए मैं पहले विचार व्यक्त करूंगा, उसके बाद ही नरेंद्र भाई अपना विचार व्यक्त करेंगे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल इस स्टेडियम में इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां पर मौजूद हैं और जिस शख्सियत के नाम पर इस स्टेडियम का नाम पड़ा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन नहीं जानता इस सच्चाई को कि आज भारत एक है, भारत अखंड है, तो इसी गुजरात की धरती से पैदा हुए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ही भारत एक और अखंड है। मैं उस सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति को भी नमन करना चाहता हूं। यह धरती है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संबंध में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भारत ही नहीं, सारी दुनिया के लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कृत्यों से अच्छी तरह परिचित हैं। कितना बड़ा योगदान है उनका समाज सेवा के लिए। एक नया आयाम विश्व की राजनीति में देने का काम यदि किसी ने किया था, इसी गुजरात की धरती पर खेल कूद कर बड़े हुए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ही किया था। उस राष्ट्रपति महात्मा गांधी की स्मृति को भी मैं नमन करना चाहता हूं और मैं जानता हूं जिस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में अभियान चलाया जा रहा था,
तो उनके आंखों में यह स्वप्न रहा होगा कि जिस दिन भारत माता के पैरों से गुलामी की बेड़ियां कट जाएंगी, हमारी भारत माता आजाद होगी, तो निश्चित रूप से हमारी भारत माता का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा होगा। आजादी हासिल हो गई है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना आज तक भी जिन लोगों की हाथों में हुकूमत रही है लंबे समय तक, वह साकार नहीं कर पाए हैं बहनों भाइयों। लेकिन मैं जहां कहीं भी इस पूरे सृष्टि में यदि महात्मा गांधी की आत्मा है, तो हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, भले ही आपका नाम कांग्रेस के नेताओं ने ले लिया हो, लेकिन आपके काम को यदि कोई पूरा करेगा इस भारत में, तो भारतीय जनता पार्टी ही आपके काम को पूरा करेगी। आपके सपने को हम साकार करेंगे। और हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आपकी ही धरती गुजरात से पैदा हुए यहां के मुख्यमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई ने आपके ही पद चिन्हों पर चलकर गुजरात को विकास के मामले में हिंदुस्तान का एक मॉडल स्टेट बनाने का काम किया है। जाति, पंथ, मजहब, इन सब सारी चीजों से ऊपर उठकर गुजरात का विकास यदि किया है, तो आपकी ही धरती की मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए नरेंद्र भाई ने किया। बहनों भाइयों, यदि मैं प्रशंसा करूं, कोई भी कह सकता है राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, अपने मुख्यमंत्री की वह प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रशंसा अनायास ही नहीं कर रहा हूं नरेंद्र भाई की, क्योंकि मैं ही नहीं, दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार करती है कि डेवलपमेंट, विकास के मामले में यदि मॉडल स्टेट कोई बना है इसमें दुनिया का, तो गुजरात बना है। और केवल दुनिया ही नहीं, हमारे राजनीतिक विरोधी, और राजनीतिक विरोधियों में एक ऐसा फाउंडेशन जिसकी अध्यक्ष कौन है बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ लीजिए। राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी 2007-2008 में यदि किसी मुख्यमंत्री की प्रशंसा की है, तो आपके मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई की प्रशंसा करने का काम किया है। यदि राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा उनकी प्रशंसा की जा रही है, तो उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसका मुख्यमंत्री ने ऐसा करिश्माई काम किया हो, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशंसा करने से कैसे वंचित रह सकता है। इसीलिए मैं प्रशंसा कर रहा हूं बहनों भाइयों। इतना ही नहीं है, यूएस कांग्रेस की रिसर्च रिपोर्ट को उठाकर एक साल पहले यदि कोई देख ले, तो नरेंद्र भाई के बारे में कहा है कि ही इज अनकरप्टेबल, यानी भ्रष्टाचार मुक्त यदि मुख्यमंत्री यदि कोई है तो नरेंद्र भाई है। इसलिए मैं प्रशंसा कर रहा हूं। हमारी इस प्रशंसा को अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन कलेजे पर चोट पहुंचती है मेरे बहनों भाइयों उस समय, जबकि ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को यह कहा जाता है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को कहा जाता है मौत का सौदागर। लेकिन बधाई देना चाहता हूं गुजरात की जनता को कि बहनों भाइयों, मौत का सौदागर कहने वालों को दो टूक जवाब देने का काम किया है, तो आप सबने किया है। मैं आप सबका भी अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं, आप सबका भी स्वागत करता हूं। अब मौत का सौदागर का यह आरोप लगाने वाले लोग खामियाजा भुगत चुके हैं, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब कहते हैं यमराज हैं गुजरात के मुख्यमंत्री, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं यह कहने वालों को, मौत का सौदागर कहा था तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है। आपने इस बार यमराज कहा है, हम कुछ नहीं कहना चाहते। हिंदुस्तान की जनता आपको इसका सबक सिखा देगी। 2014 के चुनाव परिणामों की प्रतीक्षा क्या करना चाहते हैं, कहां देश को ले जाना चाहते हैं। बहनों भाइयों, इस देश को कांग्रेस से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आजाद भारत के 65 वर्षों के काल में लंबे समय तक हुकूमत किसी एक राजनीतिक पार्टी की रही है, तो कांग्रेस पार्टी की रही है। बहनों भाइयों, 65 साल में जिस राजनीतिक पार्टी की हुकूमत
54-55 वर्षों तक अखंड रही हो। आज भी 100 करोड़ से अधिक की जनसंख्या का हमारा यह भारत दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है। लानत है इसी हुकूमत को। दुनिया के छोटे छोटे देशों को मैं जानता हूं जिन्होंने कमोवेश उसी समय आजादी हासिल की थी जिस समय भारत ने आजादी हासिल की। आज वह 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ की जनसंख्या के देश 15-20 वर्षों के अंदर दुनिया के धनवान और ताकतवर देशों की कतार में खड़े हो गए। लेकिन कांग्रेस की 54 वर्षों की अखंड हुकूमत के बावजूद 100 करोड़ की से अधिक की जनसंख्या का हमारा भारत आज भी गरीब देशों में गिना जाता है, कंगाल देशों में गिना जाता है। उस कांग्रेस पार्टी के लोग आज जनता के बीच आकर उस व्यक्ति को लांछित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसने विकास का नया मॉडल इसे हिंदुस्तान को देने का काम किया। क्या हो गया है इन लोगों को? क्या इन्होंने भारत को समझ रखा है? भारत की फिर समझ नहीं है। एक युवराज है, युवराज ने कहा ऐसा नहीं है कि कोई घोड़े पर बैठकर आएगा, घोड़े पर बैठकर आएगा और इस देश का भविष्य बदल देगा। मैं बतलाना चाहता हूं युवराज, घोड़े पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं आएगा। आएगा तो जिस्म का पसीना बहाते हुए गांव गरीब और किसानों के बीच से पैदल चलकर आएगा। घोड़े पर बैठकर नहीं आएगा। घोड़े पर बैठकर, हाथी पर बैठकर, भैंसे पर बैठकर यानी कोई आएगा। आपकी पार्टी का आ सकता है, हमारी पार्टी का कोई नहीं आएगा। वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा जिसने जिस्म का पसीना बहाया, जो भारत को समझता है वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन अजीबोगरीब बातें इन लोगों के द्वारा की जाती है। बहनों भाइयों, कौन इस सच्चाई को नकारेगा? आजाद भारत में लंबे समय तक हुकूमत तो इन्होंने की, मैं उसकी याद नहीं दिलाना चाहता। लेकिन हाल फिलहाल विगत 9 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार इस हिंदुस्तान में काम कर रही है। जब से यह हुकूमत आई है महंगाई तेजी के साथ बढ़ रही है। हर चीज की कीमत इनकी हुकूमत में बढ़ी है। कीमत यदि घटी है तो आम इंसान की जिंदगी की कीमत घटी है, नहीं तो हर चीज की कीमत इनकी हुकूमत में बढ़ी है। हर मोर्चे पर यह सरकार पूरी तरह से विफल है। क्या कारण है? जब भी कांग्रेस की सरकार आती है तब महंगाई तेजी के साथ बढ़ने लगती है। हम लोगों ने भी 6 वर्षों तक इस हिंदुस्तान में हुकूमत चलाई है। कौन इस सच्चाई को नकारेगा कि आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को पूरी तरह से बांधे रखने में यदि किसी भारत माता के सपूत ने सफलता प्राप्त की है तो भारत माता के सपूत का नाम है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। मेरे कांग्रेस के दोस्तों, देश की जनता तुमसे इस सवाल का जवाब चाहती है कि क्या कारण है कि जब भाजपा की सरकार आती है तो महंगाई रुक जाती है और आपकी सरकार आती है तो महंगाई बढ़ जाती है। मेरे गुजरात के भाइयों, इस सभा के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को भी मैं बताना चाहता हूं, महंगाई यदि बढ़ती है, हिंदुस्तान में यदि गरीबी बढ़ी है, मेरे बेरोजगार नौजवानों, तुम्हारे हाथों को यदि रोजगार नहीं मिल रहा है, इसके लिए तुम्हारी बदकिस्मती जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए यदि जिम्मेदार यदि कोई है तो कांग्रेस सरकार की गलत आर्थिक नीतियां जिम्मेदार हैं, कांग्रेस सरकार का गलत आर्थिक नियोजन जिम्मेदार है। और सबसे बड़ा कारण यदि कोई है तो इस कांग्रेस की सरकार का भ्रष्टाचार है, जिसके कारण आज हिंदुस्तान की ऐसी बुरी हालत हो गई है। वह समय था, सारी प्रतिकूल परिस्थितियां थी, सारे विश्व में आर्थिक मंदी थी, परमाणु बमों का धमाका है राजस्थान की वीर भूमि पर सारी दुनिया के विरोध के बावजूद हम लोगों ने किया था। दुनिया के सारे धनवान देशों ने भारत को आर्थिक मदद देनी बंद कर दी थी, फिर भी हम लोगों ने महंगाई को बढ़ने नहीं दिया था। भारत ही नहीं, दुनिया का अर्थशास्त्री यह कहने को मजबूर हो गया था कि यदि ऐसे ही हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि 2020 आते आते यह हिंदुस्तान
दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा, दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। इस सारी दुनिया ने विश्वास व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे होने के बाद आर्थिक सुधारों की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं भारत की राजनीति में जो हमने आर्थिक सुधारों का जो सिलसिला प्रारंभ किया है, इस आर्थिक सुधारों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊंगा, तेजी के साथ बढ़ाऊंगा। कैसा आर्थिक सुधार करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? कैसा आर्थिक सुधार? क्या ऐसा आर्थिक सुधार जो महंगाई बढ़ाने वाला? क्या ऐसा आर्थिक सुधार भारत को चाहिए जो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस, कुकिंग गैस की कीमत हर महीने बढ़ाने वाला हो? क्या ऐसा आर्थिक सुधार भारत को चाहिए जो राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ाने वाला हो? क्या ऐसा आर्थिक सुधार भारत को चाहिए जो करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसे चालू खाता घाटा बोलते हैं, वह बढ़ाने वाला हो? क्या ऐसा आर्थिक सुधार चाहिए जिसमें किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता हो? क्या ऐसा आर्थिक सुधार चाहिए जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ी करने वाला हो? ऐसा आर्थिक सुधार नहीं चाहिए भारत। आर्थिक सुधार के हम भी पक्षधर हैं। आर्थिक सुधार के रास्ते को हमने भी अपनाया। हमारी जब यहां हुकूमत थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे, बहनों भाइयों, महंगाई को भी हमने नियंत्रित किया था। और मेरे बेरोजगार नौजवानों, मैं नहीं कह रहा हूं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट उठाकर आप देख लेना। यदि हम लोगों के शासनकाल में 1998 से लेकर 2004 तक 6 करोड़ 70 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा हुए, तो 2004 से लेकर 9 तक कांग्रेस की हुकूमत में केवल 27 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए। यदि आर्थिक सुधार चाहिए तो ऐसा आर्थिक सुधार चाहिए जो रोजगार के नए अवसर सृजित करे। ऐसा आर्थिक सुधार चाहिए जिससे हर गरीब का भी मनोबल ऊंचा हो सके, अपने भविष्य के प्रति वह पूरी तरह से आश्वस्त हो। हम ऐसा आर्थिक सुधार नहीं चाहते जो भारत की आर्थिक स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, हमारे देश के इकोनॉमी की जो ऑटोनॉमी है यानी आर्थिक स्वायत्तता, उस पर सवालिया निशान लगाने वाला ऐसा आर्थिक सुधार भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए। बहनों भाइयों, आज बार बार कांग्रेस के लोग भी भाषण देते हुए कहते हैं देश में गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इस बार फिर से हमारी सरकार बनाइए, हम गरीबी को भी दूर करेंगे, हम बेरोजगारी को भी दूर करेंगे। अब तो ये कहते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्ति का, सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे। कैसा? आज तक कांग्रेस में कभी सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं रहा है। कहते हैं कि अब 2 का नेतृत्व कांग्रेस में चलेगा, कांग्रेस की अध्यक्ष का और प्रधानमंत्री का। मैंने कहा कि 2 का नेतृत्व रखना चाहते हो अथवा एक और उसमें जोड़ दो, कांग्रेस की अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, 2 का नेतृत्व हो गया। एक आधा नेतृत्व जो इस समय कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने हैं, चाहे 2 का नेतृत्व हो या 2.5 का नेतृत्व हो, भारतीय जनता पार्टी को उसकी कोई परवाह नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी, बहनों भाइयों, वो परिवर्तन चाहती है। हम सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। देखे कोई जो भी सवाल हम हिंदुस्तानियों के सामने खड़े हुए हैं, उन सवालों को संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में श्रीमती सुषमा स्वराज ने और साथ ही राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री अरुण जेटली ने अपनी योग्यता प्रतिभा का परिचय देते हुए आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब इस हुकूमत को दिया है, इस हुकूमत को सुधार के कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। हम सभी लोग मिलकर एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले यह सब सारे लोग हैं बहनों भाइयों। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सभी देश की जनता को, आज जो सारी व्यवस्था पूरी तरह से केंद्रित हो चुकी है केंद्र के हाथ में, उसका विकेंद्रीकरण यदि कोई कर सकता है गांधी के रास्ते पर चलकर, तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और पावर का डिसेंट्रलाइजेशन यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण यदि कोई कर सकता है
और राज्यों के हाथ में आर्थिक मामलों में भी निर्णय करने का अधिकार यदि कोई देगा भविष्य में तो केवल भारतीय जनता पार्टी देगी, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी पार्टी नहीं दे सकती। बहनों भाइयों, सवाल बहुत सारे हैं, किन किन बातों की मैं यहां पर चर्चा करूं। देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का संकट गहरा होता जा रहा है। पाकिस्तान छोटा सा देश भारत को आंख दिखा रहा, लेकिन हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पाकिस्तान के सेना के जवान भारत की सीमा में घुसकर हमारे सेना के जवानों का सिर धड़ से अलग करके ले जाते हैं और यह सरकार अपना विरोध दर्ज नहीं करा पाती। अभी अभी वीजा देना जो सीनियर सिटीजन्स को बंद किया था केंद्र की सरकार ने, उसे फिर प्रारंभ कर दिया। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान ने आपको भरोसा और विश्वास दे दिया है कि जो आतंकवादी गतिविधियां हिंदुस्तान में चल रही हैं और जो पाक प्रायोजित है, उनको रोकने का वचन पाकिस्तान ने दिया है कि नहीं दिया है? लगातार हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय दिया जा रहा है, तो पाकिस्तान के द्वारा दिया जा रहा है बहनों भाइयों। लेकिन हमारी सरकार का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरीके से विरोध होना चाहिए नहीं किया जा रहा। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, उसके साथ हमारे बेहतर रिश्ते होने चाहिए, हम भी चाहते हैं। लेकिन जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में मदद नहीं करता है, तब तक भारत को पाकिस्तान से किसी प्रकार की बातचीत नहीं करनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी का कहना है। चाइना भी, चीन भी भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, लेकिन हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, हम उसका जवाब नहीं दे पाते। बहनों भाइयों, विस्तार में नहीं जाना चाहता। देश जहां पर आर्थिक मोर्चे पर संकट से जूझ रहा है, वहीं पर आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भी संकट से जूझ रहा है। वहीं पर कूटनीतिक मोर्चे पर भी इटली का राजदूत आता है, हमारे मछुआरों, इटली के नाविक, नौसैनिक आते हैं, हमारे मछुआरों की हत्या करके चले जाते हैं। उनके ऊपर हमारे यहां की अदालत में केस चलता है। वह कहते हैं हमको इटली में वोट डालने के लिए जाना है, हमारी सरकार उन्हें इजाजत दे देती। इटली चले जाते हैं और इटली जाकर कहते हैं कि हम भारत किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे। तो हमारी सरकार कहती है इटली की सरकार के सामने हाथ जोड़कर कि आप अपने दोनों उन नौसैनिकों को, दोनों को आप भारत वापस कर दीजिए, हम उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम उनको गेस्ट हाउस में बैठाकर हम उनको बिरयानी खिलाने का काम करेंगे, तब वह भारत आते हैं। यही कूटनीतिक कुशलता है भारत की। कूटनीतिक मोर्चे पर भी यह सरकार पूरी तरह से विफल है। आज मैं इतना ही स्थापना दिवस के अवसर पर कहने आया हूं बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की अकेली ऐसी राजनीतिक पार्टी है कि जब से हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है, आपने देखा होगा इस बीच में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसे हिंदुस्तान में पैदा हुई, समाप्त हो गई, उनका नाम लेने वाला कोई शेष नहीं बचा है। लेकिन आज किसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के समकक्ष अथवा बड़ा कद करने में सफलता प्राप्त की है, तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी ने अपना राजनीतिक कद बड़ा करने में सफलता प्राप्त की है। यह राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारत को महान भारत बना सकती है, ऐसा भारत जो केवल धनवान भी न हो बल्कि ज्ञान और विज्ञान में भी सारे विश्व का नेतृत्व कर सके। ऐसे महान भारत बनाने का संकल्प लेकर हम सभी आगे बढ़ें। 2014 के चुनाव में स्पष्ट बहुमत हासिल करने का संकल्प लेकर हम सभी आगे बढ़ें, ताकि फिर से हमारा प्रधानमंत्री भारत के लाल किले पर भारत का तिरंगा झंडा फहरा सके। यही निवेदन करते हुए, यही अपील करते हुए पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करते हैं।